नमस्कार साथियों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम प्यार सिर्फ जुनून था का एपिसोड 4 लाए हुए हैं। एपिसोड 4 की कहानी हम आपको सुनाएंगे। इससे पहले एपिसोड 3 तक हमने अपने चैनल पर अपलोड कर रखे हैं, आप लोग जा कर के वीडियो में देख सकते हैं। चलिए हम देर नहीं करेंगे, हम एपिसोड 4 की कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं। ये कहानी एक हकीकत की कहानी है। ऐसी घटनाएं हमारे समाज में घटती रहती हैं। ऐसी घटनाओं से आप लोग सतर्क रहें, इसीलिए इस कहानी को हमने आपके सामने पेश किया है। रिया अपने बेडरूम से निकलकर जैसे ही बाहर देखती है, तब तक धनंजय गेट को खोल देता है। रिया गेट की तरफ देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। गेट पर बहुत भीड़ जमा थी। धनंजय से एक आदमी पूछ रहा था कि राधा कैसे मरी। वह आदमी कोई और नहीं, धनंजय का ससुर सेठ करोड़ीमल था। वह बहुत पैसे वाला था। वह धनंजय को धमकी देता है और कहता है, तुमने मेरी लड़की के साथ अच्छा नहीं किया। राधा मेरी इकलौती औलाद थी, मेरा इकलौता चिराग थी। उसके साथ इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे बताना तक जरूरी नहीं समझा। हम राधा के मर्डर की सीबीआई जांच करेंगे, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये सभी बातें धनंजय उसके ससुर करोड़ीमल के साथ हो रही थीं और रिया अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके देख रही थी। जैसे ही उसके ससुर की नज़र रिया पर जाती है, धनंजय बोल पड़ता है, ये राधा की सहेली रिया है। इसका पति जेल में है, इसीलिए राधा उसके पास रहने आई थी। करोड़ीमल रिया को देखता है और फिर अपने सभी साथियों से कहता है, चलो चलो थाने चलकर देखते हैं, पता करते हैं कि जांच कहाँ तक पहुँची है। मुझे इसकी जांच एकदम स्पष्ट चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये मेरे दामाद ने किया है, लेकिन ये मेरे दामाद का भी हाथ हो सकता है। ऐसा वह अपने मन में कहता हुआ वहाँ से चल देता है। वह कहता है, कैसी मौत हुई है इसका पता तो मैं लगा ही लूँगा। कैसे मौत हुई, उसके दिमाग में बार बार यही बातें आ रही थी। ऐसा सोचते हुए करोड़ीमल गाड़ी पर बैठ जाता है और वहाँ से चला जाता है। रिया ने सब देखकर डर जाती है, सोचती है कि वह कहाँ आकर फंस गई। काश राजीव बाहर होता तो वह उसे दूसरी जगह शिफ्ट हो जाती, वह अपने मन में सोचती है। तभी धनंजय कहता है, क्या हुआ रिया, तुम परेशान मत हो, हम तुम्हारे साथ हैं और तुम तो जानती हो राधा ने खुदकुशी की है। रिया हाँ में सिर हिला देती है और उसके आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। दोनों सोफे पर बैठ जाते हैं। धनंजय रिया को अपनी बाहों में लिए उसको समझा रहा था। इधर करोड़ीमल थाने में जाकर राधा के मर्डर केस के बारे में पूछताछ करता है तो उसे वहाँ का इंचार्ज बताता है कि राधा की बॉडी में ड्रग्स और नशीली दवाइयाँ मिली हैं, जिसको वह हर रोज़ लेती थी। ये जानकर उसको बड़ा धक्का लगा, क्योंकि वो अपनी लड़की को बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि राधा ऐसा नहीं कर सकती है। वह कहता है, ऑफिसर, पैसा जितना भी लग जाए तुम उसकी चिंता मत करना। राधा का मर्डर कैसे हुआ है बस उसका पता लगाकर मुझे बस इन्फॉर्म कर देना, आगे मैं सब संभाल लूँगा। और नोटों की 2 गड्डी निकालकर ऑफिसर की मेज़ पर रख देता है। और वह जैसे ही वहाँ से निकलने वाला था कि तभी राजीव उसको आवाज़ देता है, कहता है, साहब साहब, मुझे मालूम है राधा का मर्डर किसने किया है। करोड़ीमल जैसे ही राजीव के मुंह से ये सुनता है, एकदम से चौंक जाता है और दौड़कर राजीव के पास चला जाता है और पूछता है, तुमको कैसे पता है कि राधा का मर्डर कैसे हुआ है? तुम तो जेल में हो। राजीव उसको और धनंजय के बारे में उसको विस्तार से सारी बातें बताता है। करोड़ीमल कहता है, अच्छा, वो औरत जो धनंजय के घर में थी, वह तुम्हारी बीवी है।
राजीव कहता है, हाँ अच्छा तो ये बात है, तेरी बीवी को पाने के लिए उसने अपनी बीवी का कत्ल कर दिया, ऐसा करुणीमल कहता है। करुणीमल तुरंत धनंजय को फ़ोन करता है और कहता है, राजीव को तो तुम जानते हो ना, वही राजीव जो रिया का पति है, उसने मुझे सब कुछ बता दिया है। अगर इसकी बातें सच हुई तो तुम समझ लेना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इस तरह से धनंजय को धमकाता है और इतना कहने के बाद करुणीमल फ़ोन को कट कर देता है और अपने साथियों से कहता है, राजीव की विल कराओ। उसके साथी कहते हैं, ठीक है सर, मैं वकील से बात कर लूँगा, और वहाँ से चला जाता है। इधर रिया जब फ़ोन पर सुनती है कि राजीव ने राधा के मर्डर की सारी प्लानिंग धनंजय की बताई है, उसके पिता को जो सारी बातें बताई हैं, वह इतना गुस्सा हो जाती है राजीव पर इतना गुस्सा हो जाती है। वह इतना गलत समझता है धनंजय को और मुझको। मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तभी धनंजय रिया का हाथ अपने हाथ में पकड़कर उसकी हथेली पर अपनी हथेली रखते हुए कहता है, रिया, मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ, कितना ख्याल रखता हूँ तुम्हारा और तुम्हारे पति के बारे में मैं हमेशा अच्छा ही सोचता हूँ। फिर भी तुम हमेशा राजीव की तरफदारी करती हो। देखा ना, राजीव ने किस तरह से हम पर ब्लेम लगा दिया है कि राधा का मर्डर हमने किया है। तुम उस राजीव के लिए मरी जा रही हो। रिया को धनंजय पर प्यार आने लगता है क्योंकि वह सोचती है इतना सब कुछ किए जाने के बाद भी धनंजय उसका बहुत ख्याल रखता है। रिया अपना सिर धनंजय के कंधे पर रख देती है और दोनों को अजीब सी बेचैनी होने लगती है। धनंजय अपने कंट्रोल से जैसे ही बाहर होता है, रिया खुद पर कंट्रोल कर खड़ी हो जाती है क्योंकि वह जान रही थी कि जो वह करने जा रही है वह गलत है, और कहती है, ठीक है, अगर राजीव को लगता है कि हम दोनों में कोई रिश्ता है तो ठीक है, चलो, वह दोस्ती का हो या प्यार का, हम जानते हैं, हमारा खुदा जानता है कि मेरे आपके साथ कैसे संबंध है। इतना कहकर रिया अपने कमरे की तरफ चली जाती है और धनंजय मन में ही सोचता है, और धनंजय तो चाहता ही था कि रिया उसकी हो जाए, और जैसा ही उसने प्लान किया था, अभी तक तो सब उसके प्लान के अकॉर्डिंग ही चल रहा था। वह बहुत खुश हो रहा था। अपने मन में कहता है, रिया, अगर तुमको मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता, अब तुम मेरी ज़िंदगी से दूर नहीं जा सकती, तुम सिर्फ मेरी हो। इतना कहकर वह अपने बेडरूम में चला जाता है। रिया राजीव के बारे में सोचती सोचती सो जाती है। सुबह होती है जब रिया देखती है कि धनंजय उसके रूम में उसी के बेड पर लेटा हुआ है। वह देखती है, एकदम उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। रिया घबरा जाती है, उसको समझ नहीं आता है कि क्या करे। रिया बहुत गुस्से में होती है। वह रूम से निकलकर अपनी बालकनी में आ जाती है और बालकनी में शीशे के सामने खड़ी हो जाती है। जैसे ही उसका अपना चेहरा शीशे में देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है कि मेरे कमरे में रात भर धनंजय सोता रहा और मुझे पता तक नहीं चला कि वह कब आया। गुस्से की वजह से वह शीशे पर हाथ मार देती है और शीशा फूटकर नीचे गिर जाता है। रिया बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है, उसे कुछ समझ में नहीं आता है। जैसे ही शीशा फूटता है, शीशे के फूटने की आवाज़ सुनकर धनंजय की नींद टूट जाती है। वह जागता है तो कमरे में देखता है कि रिया नहीं है। वह सोचता है शायद बाहर होगी, पर शोर इतना कस के आया था कि उसकी नींद टूट गई। वह सोचता है पता नहीं बाहर क्या टूट गया,
और बाहर देखता है कि रिया टूटे हुए शीशे के सामने खड़ी रो रही है। पूछता है, क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? रिया कहती है, तुमको नहीं पता है कि मैं क्यों रो रही हूँ? धनंजय कहता है, नहीं, मुझे नहीं पता है, बताओ क्या हुआ रिया? रिया कहती है, यह बताओ कि तुम कल रात मेरे कमरे में कैसे आ गए, वो भी मेरे कमरे में? आपको पता है ना कि किसी औरत के कमरे में ऐसे नहीं जाया जाता, वह भी तुम मेरे बेड पर सोए हुए थे, और वो भी मेरे साथ। धनंजय कहता है कि मुझे रात में बेचैनी सी हो रही थी, कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए मैं सो गया। इसमें कौन सी बड़ी बात है, कोई बड़ी बात हो गई? रिया कहती है, ठीक है, मुझे पता है तुम्हारा घर है, ये तुम्हारा घर है, लेकिन तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि किसी पराई स्त्री के घर या पराई स्त्री के कमरे में, किसी स्त्री के कमरे में जाने से पहले उसको लॉक करना चाहिए। और फिर आप आए कैसे मेरे कमरे में? मेरे कमरे में आने के साथ साथ आपने मेरे कमरे में मेरे साथ। इतना कहते हुए रिया रुक जाती है। धनंजय मुस्करा के बोलता है, तो क्या हुआ, दोस्त हैं हम आपके, इतना भी नहीं कर सकती क्या? दोस्ती? रिया कहती है, दोस्ती तक ही अच्छी लगती है, ज़्यादा नहीं। अगर राजीव को पता चलेगा तो क्या करेगा, पता है, तुम्हें तो पता है, वह वैसे भी मुझ पर गलत इल्ज़ाम लगाता है। हमारे और आपके बीच कितने गलत इल्ज़ाम लगा चुका है। धनंजय कहता है, जो कहेगा सो कहेगा, उसके कहने दो, ये तो दुनिया है, और दुनिया कुछ भी कहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इतना कहकर वह बात को बदलने के लिए कहता है, रिया मुझे भूख लगी है, जल्दी से कुछ बना दो, मुझे ऑफिस के लिए भी लेट हो रहा है। रिया कहती है, अभी बना रही हूँ। लेकिन रिया मन ही मन गुस्से में थी और समझ नहीं पा रही थी कि धनंजय ऐसा क्यों कह रहा है। गुस्से में होते हुए भी रिया अंदर किचन में जाती है और ब्रेकफास्ट जल्दी से तैयार कर कर टेबल पर लगा देती है और ऑफिस जाने के लिए रेडी होने लगती है। जैसे ही वह रूम की तरफ मुड़ती है, धनंजय कहता है, कहाँ जा रही हो, नाश्ता साथ में करते हैं। रिया कहती है, तुम नाश्ता करो, मैं तैयार होकर आती हूँ, ऑफिस के लिए हम लेट हो रहे हैं ना। धनंजय उसका चेहरा देखता है और कहता है, तुमको ऑफिस आने की कोई ज़रूरत नहीं है, घर पर इतना सारा काम है, और अब राधा भी नहीं है, तो कोई तो होना चाहिए ना घर की देखभाल के लिए। रिया कहती है, अगर मैं ऑफिस नहीं जाऊंगी, काम नहीं करूंगी, तो मेरा गुजारा कैसे चलेगा? और मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ जो घर पे रहूंगी। घर पर रहकर राजीव की वेल कैसे हो जाएगी, तुम तो जानते हो ना। फिर मैं अपने रहने के लिए मकान खोज लूँगी। यह कि ऐसी बातें सुनकर धनंजय को गुस्सा आ रहा था, उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और रिया की तरफ गुस्से से देखते हुए, क्या कहा, यहाँ से कहीं दूसरी जगह शिफ्ट होने की सोच रही हो, मुझे इस हाल में छोड़कर यहाँ से चली जा रही हो, यहाँ से चली जाओगी? यह कहती है, नहीं, ऐसी बात नहीं है, पर आपके घर हम कितने दिन तक रहेंगे, कभी ना कभी तो जाना ही पड़ेगा। धनंजय कहता है, क्या ज़रूरत है जाने की, यहाँ है ही कौन, राधाती वो भी अब नहीं है, मैं अकेला हूँ, तुम्हारा पति जेल में है, जाने की क्या ज़रूरत है।
तुम आराम से यहाँ पर रह सकती हो और आज से ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है। तुम घर पर ही रहोगी और तुमको कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना कहकर धनंजय अपनी गाड़ी निकालता है और ऑफिस अकेले ही चला जाता है। रिया ऐसा व्यवहार देखकर बहुत डर जाती है, सहम जाती है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। रिया धनंजय की बातों को सुनकर दंग रह जाती है। उसको समझ नहीं आ रहा था कि धनंजय ऐसा कैसे कर सकता है। मैं उसके ऑफिस में एक एम्प्लॉई हूँ, वह मुझे नौकरी पे रखा था, नौकरी से ऐसे कैसे निकाल सकता है। और तो और ऑर्डर तो ऐसे दे रहा था जैसे वो मेरा पति हो, मैं उसकी पत्नी हूँ। रिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह कहती है, कूल गॉड, कहाँ लाकर फांस दिया मुझको। धनंजय की नीयत पर शक होने लगता है। रिया को शक तो हो रहा था, पर वो सोचती है नहीं, धनंजय ऐसा नहीं है। लेकिन अब रिया को भी डाउट हो रहा है कि धनंजय ऐसा क्यों कह रहा है। आगे क्या होगा कहानी में, इसको जानने के लिए आप हमारे नेक्स्ट एपिसोड का इंतज़ार करिए। क्या रिया इस जंजाल से निकल पाएगी? क्या उसको धनंजय की हकीकत पता चल पाएगी? धनंजय रिया को पा पाएगा या रिया वापस राजीव के पास जाएगी? इन सबको देखने के लिए हमारे